नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। दुनिया के बाजारों में आज हलचल नहीं है, आज हड़कंप मच गया है। एक तरफ डॉलर की बादशाहत है, दूसरी तरफ युआन की ललकार भी सामने आ रही है। इसे सिर्फ करेंसी की जंग मत समझिएगा और मानिएगा, ये वर्चस्व की वो लड़ाई है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींदें उड़ा दी हैं। इसी पर दो पंक्ति में लिखा जाता है कि अपनी अपनी जीत की सबको धुन सवार है, पर कश्ती सबकी आज बीच मझधार में है। सिक्कों की खनक में शोर है बर्बादी का, क्या ये महामंदी की दस्तक पहली बार है? और इसी को लेकर जो तस्वीर अभी बनी हुई है, चाहे महामंदी का जिक्र हो, चीन का बिछाया जाल हो या सुपर पावर की धमक हो, जानकार कह रहे हैं कि यह महामंदी की आहट बाजारों का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। महंगाई 7वें आसमान पर है और आम आदमी की जेब खाली। जब दो हाथी लड़ते हैं तो हमेशा यहां पर कुचला जाता है। वो कौन होता है? घास। यहां हाथी सुपर पावर है और घास हम और आप, जिसे कुचल दिया जा रहा है, जो कि इस टैक्स के दायरे पर आ रहा है, जो इकोनॉमिक इस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि चीन की करेंसी युआन कैसे अपना पांव दुनिया भर में तेजी से फैला रही है, इसका असर क्यों पड़ रहा है, जल्दी से जानिए। यहाँ पर ये पूरा मैप आपको नजर आ रहा होगा और इस वक्त जो डिफरेंट करेंसीज है उसको लेकर तस्वीर क्या बन रही है, युआन का दमखम क्यों नजर आ रहा है, डॉलर का जमाना खत्म हो गया है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रूस चीन का ज्यादातर ट्रेड युआन रूबल में होता है। साथ ही रूस चीन के ट्रेड से डॉलर पूरी तरीके से बाहर आउट ऑफ पिक्चर हो गया है। ईरान का 80% से ज्यादा तेल चीन खरीदता है, वो भी युआन में। युआन में पेमेंट ताकि यूएस की नजर ना पड़े, क्लियर, यहां पर क्लियर कट अंदाज में ये तरीका अपनाया जा रहा है। चीन यूएई के बीच गैस का ट्रेड युआन में ही होता है। साथ ही आपको बता दें, ब्राजील और चीन के बीच ट्रेड युआन में होता है। यानी कि जो बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, अब वो युआन की तरफ आगे डाइवर्ट हो रहे हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड बैंक चीन के पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, चीन ही पेमेंट सिस्टम यूज करता है। अफ्रीकन देश चीन से सीधे युआन में डील कर सकते हैं और यही खलबली सुपर पावर के लिए बड़ी। चीन का अपना CIPS पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट का विकल्प है। साथ ही आपको बता दें, CIPS पेमेंट सिस्टम में 1500 से ज्यादा विदेशी बैंक जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये पूरा विस्तार जो है युआन का पूरी दुनिया भर में कब्जा एक तरह से देखा जा रहा है और डॉलर कहीं ना कहीं पीछे पछड़ गया है। डॉलर अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वही युआन भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीने की रणनीति के तहत बढ़ रहा है। इस खींचतान में खतरा यह है कि कहीं दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए। साथ ही अब आपको डॉलर और तेल का रिश्ता भी समझा देते हैं कि इस वक्त डॉलर और तेल का रिश्ता किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे असर डालता है। जल्दी से जानिए, डॉलर और तेल का रिश्ता कैसे कनेक्ट करता है। दुनिया भर में डॉलर में तेल का ज्यादातर कारोबार होता है। पेट्रो डॉलर, वो संधि आपको याद आई होगी। दुनिया में बनी रहती है अमेरिका डॉलर की मांग और तेल की कीमत गिरने से डॉलर मजबूत होता है। देखिए, ये रिलेशंस, ये कोरिलेटिव है। डॉलर कमजोर होने पर महंगा हो जाता है तेल और डॉलर के गिरने पर तेल और सोने का जो निवेश है वो बढ़ जाता है। साथ ही डॉलर की कीमत गिरने पर तेल की मांग भी बढ़ती है। सप्लाई और जो डिमांड का जो पूरा क्रोनोलॉजी है वो सिलसिला इसके जरिए स्थापित किया जाता है। दुनिया भर में डॉलर में तेल का ज्यादातर कारोबार होता है और यही वजह है कि इस वक्त जो स्थिति है, तेल की कीमतों पर सबसे ज्यादा डॉलर का असर भी माना जाता है। डॉलर कमजोर होने पर महंगा हो जाता है तेल, डॉलर गिरने पर तेल और सोने में निवेश बढ़ जाता है और इसके जरिए सीधे सीधे महामंदी का जो बड़ा सवाल है वो खड़े होते हैं। महामंदी के काले बादल छाए हुए हैं। ईरान की जंग में UAE का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। UAE के पास $270 बिलियन रिजर्व है, लेकिन तेल नहीं बिक रहा तो डॉलर आ नहीं रहा। यूएई ने अमेरिका से कहा हमें डॉलर स्वैप दो, मतलब हमें डॉलर के उधार दो और इसके साथ में वार्निंग भी दी है, अगर डॉलर नहीं मिला
तो युआन में स्विच कर सकते हैं। अब ये डिविएशन, ये दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होना, करेंसीज का बदलाव, ये कौन सा नया डिप्लोमेटिक गेम? ये सिर्फ यूएई नहीं, और भी देशों ने मांग की है। इसी पर दो पंक्ति भी हम रख देते हैं। वो लड़ रहे हैं ऊंचाइयों के गुरूर में, इंसान पिस रहा है जरूरतों के फितूर में। समझ जाओ दुनिया चलाने वालों, सब डूबेंगे अगर जलजला आया है इस दस्तूर में। इस लाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त जो जलजला खाड़ी में आया है उसके जरिए आप और हमारी सभी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। और पेट्रो डॉलर सिस्टम जिसे मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा ये जो रवैया है और ये जो एक व्यापार की संधि रखी है, जो व्यापार का तरीका रखा है पूरी दुनिया के सामने, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन जल्दी से अब आपको बता दें पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं जिसको मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है। पेट्रो डॉलर सिस्टम, तेल का कारोबार डॉलर में होना ही पेट्रो डॉलर सिस्टम है। यानी कि पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई और ऑयल डिमांड को मेंटेन करना, उसके पैसे देना, उसके बदले में कीमत चुकाना, वो डॉलर में होती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस और सऊदी के बीच रणनीतिक समझौता हुआ। ये एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ी रणनीति भी स्थापित हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया। साथ ही आप समझिए बदले में सऊदी ने तेल का कारोबार डॉलर में स्वीकार किया कि इसमें डॉलर के तहत हम कर सकते हैं। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच औपचारिक समझौता हुआ, ऑफिशियल यहां पर पूरी तरीके से एग्रीमेंट हो गया। ओपीईसी का सबसे प्रभावशाली सदस्य सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब डॉलर के लिए कह रहा है कि डॉलर में आप जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक कर लीजिए वरना युआन में शिफ्ट हो जाएंगे। ओपीईसी देश तेल का कारोबार डॉलर में करने का पर सहमत हुई। अब लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता है। इसी वजह से डॉलर की जो कीमत है और बाकी करेंसीज के मुकाबले कई ज्यादा है। डॉलर के भंडार से आसान होता है तेल का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार। अब इसके आगे आप समझिए कि कई देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि जैसा चीन कर रहा है, युआन में अपने तेल को भी बेचता भी है, खरीदता भी है और सीधे तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट युआन पर ही करता है। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करना इसको देखा जाएगा तो अगर पूरी तरीके से जो चाइना के पर्सपेक्टिव में डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने का जो रुख है पूरी दुनिया भर का देखा जाए तो वो उस तरफ जाता है, डी डॉलराइजेशन। वक्त रहते अगर संभले नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि अब जब मंदी आती है तो वो सरहदों को भी पहचानती नहीं है। कौन सा देश, कौन सा नहीं, कौन सा राज्य जहां पर दिक्कतें हैं ये भी नहीं पहचानती। अब देखना ये कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, शांति की मेज पर या मंदी के अंधेरे में। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े होंगे और उसके जरिए मेहमानों से हम चर्चा करते हुए जानेंगे कि क्या ये ट्रंप के लिए बड़ा चांस नहीं है और क्या इसके जरिए सुपर पावर उस रेस से पीछे पछड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ, क्या युआन और डॉलर की जंग से महामंदी की आहट तेज हो रही है और ये आपकी और हमारी जेब पर सबसे बड़े दंश और सबसे बड़े सवाल के रूप में उभरेगा। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं, अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार चीन से लाइव कनेक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ कनेक्ट है, दीप्ति तनेजा जी हमारे साथ प्रोफेसर कनेक्ट हैं, अहमर बस्ते खान पत्रकार यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश कुमार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी और तहे दिल से मैं इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहूंगी आपने ज्वाइन किया और आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। अखिल पराशर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, चीन में हलचल कैसी है इस खबर के बाद, क्योंकि डी डॉलराइजेशन को लेकर जो एक तस्वीर नजर आ रही है कि चाहे वो पेट्रो डॉलर के संधि को लेकर तस्वीर हो या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीयत हो जिसमें वो हर दफा ये कोशिश करता है कि किसी भी कीमत पर मुनाफा अमेरिका के फेवर में जाए, डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए और उस पेट्रो डॉलर जो संधि है उसके फेवर में जाए। अभी इस हलचल पर चाइना का कॉल क्या है?
जी नमस्कार। धन्यवाद अपने ये शो में बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो चीन का जो आधिकारिक डेटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए, साल 2024 में चाइना जो है अपना जो बाहरी माल, जो बिजनेस या जो ट्रेड है, वो उसका 30% जो ट्रेडिंग है वो युआन में सेटल करता है। हम्म। और जबकि 2020 में सिर्फ 15% हुआ करता था, और 2024 में 30%, दो गुना हो गया 4 साल के अंदर। हम्म। और जिस तरीके से तेजी से जैसे और आप जानते हैं कि चाइना जो है वो दूसरी आर्थिक महाशक्ति है, और जिस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उसको देखते हुए और चीन का ये कोशिश रहती है चीन की कि उसका जो सेटलमेंट है वो यूएन में किया जाए। और देखिए, चाइना और जो अन्य जो ब्रिक्स देश हैं वो भी अब इस पाथ पर चलने लगे हैं कि जो सेटलमेंट है वो युआन में होने लगे। और अब जैसे चाइना और रशिया, इनका रूबल और आरएमबी में होता है। इवन अब जैसे ये जो ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ है, और जो ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर घेराबंदी है, इस तरीके से अब ईरान ने अ, शुल्क लेना स्टार्ट कर दिया जो टैंकर्स है, जो ऑयल टैंकर्स है उन पर। तो जो वो कंपनियां हैं जो जो ऑयल टैंकर्स है, उसका जो ये जो शुल्क है जो वो अब आरएमबी में चुका रहे हैं। और एक ये भी बात है कि अब जो बाकी जो देश है वो जिस तरीके से अमेरिका ने डॉलर्स का वेपनाइजेशन किया, और जो आर्थिक अस्थिरता है, उसको देखते हुए बहुत से जो देश है वो डरे हुए हैं, तो वो भी अब स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने ऑप्शन निकल कर आ गया है कि डॉलर्स नहीं तो आरएमबी, यानी कि जो युआन है, चीनी करेंसी युआन, वो एक ऑप्शन है। तो वो कुछ देश वो भी ऑप्ट कर रहे हैं। और चाइना का ये भी है कि जिनके साथ वो कारोबार करता है उनके साथ वो एक डील भी करता है कि आप इतना परसेंट जो सेटलमेंट है वो आरएमबी में करें, तो हम आपको इस मामले में काफी रियायत देंगे, काफी कंसेशन देंगे, और काफी आपको और जैसे सहूलियत है वो चीज दे सकते हैं। तो चीन का भी अपना एक एक वो रहता है कि अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने का, उसको मजबूत करने का। हम्म। और वो एक दुनिया के सामने एक ऑप्शन लाकर रख दिया है कि देखिए, डॉलर, हर चीज डॉलर नहीं है। हम्म। आप आरएमबी भी है, और आरएमबी में अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। तो दुनिया को ये दिखा दिया कि आरएमबी जो है वो अब इसी वजह से डॉलर के कंपैरिजन में आरएमबी काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है हमें पिछले कई सालों से। और जो डॉलर भी कमजोर होता दिख रहा है ये, तो इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि बहुत से जो देश है वो आरएमबी को ऑप्ट कर रहे हैं। इवन मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो इंडियन रिफाइनरी है हाँ। वो भी वो भी कुछ कंपनियां जो है वो दिरहम में और युआन में भी उसको सेटल कर रहे हम्म। हैं डॉलर्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आरएमबी है वो मजबूत होता जा रहा है, और चीन सरकार का भी इस मामले में एक स्टैंड है कि वो अपनी करेंसी को मजबूत करना और दुनिया के सामने उसका एक ऑल्टरनेटिव दिखाना कि डॉलर एक जो बॉस बना हुआ है, वो उसकी जो हेगोमनी जो बनी हुई है, वर्चस्व है उसका पूरी दुनिया में, उसको तोड़ा जा सकता नहीं, है। लेकिन और आप जानते। सवाल मेरा इस पर ये है कि ठीक है, आप युआन में स्विच कर देंगे। आपने दिखा दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया कि आप जल्दी से स्वैप कर लीजिए, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये तो हमारा राष्ट्रहित है, लेकिन आपके लिए मजबूरी है। अब कुलकर्णी से मुझे ये बताइएगा, ये सुपर पावर्स का खेल, इससे आम आदमी का क्या वास्ता? लेकिन असर तो सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, को पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि विश्व में जिस प्रकार से जैसे आप समझा रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और खासकर जब 74 में सऊदी अरेबिया के साथ जो हेनरी किसिंजर ने जिस प्रकार से चीन को भी ओपन मार्केट में लाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा डॉलर जो करेंसी है जिसके द्वारा एक सिंगल करेंसी जिसके जी। ऊपर पूरा विश्व भरोसा करे। सवाल यह है, चीन का जो है आज भी भरोसा नहीं है विश्व में, चाहे वो 37 to 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन करता है पूरे विश्व में। इकोनॉमी नंबर 2 है, टक्कर देने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन विश्वास जो है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी होने के कारण चीन के ऊपर विश्वास नहीं है कि कल क्या करेगा। अगर अचानक आज की तारीख में अगर युआन स्ट्रांग हो जाता है और उनकी सरकार कोई ऐसा
कोई तरीके से कानून निकालती है जिससे अचानक डूब जाए तो पूरा विश्व डूब जाएगा। लोकतंत्र में और ओपन मार्केटिंग में फायदा एक ही है, कितना भी कुछ हो जाए, फ्री फ्लोट है करेंसी, मतलब डॉलर ऊपर नीचे जाता है। पिछले 3 महीने में हमने देखा युआन जो है 6.7 टू डॉलर लगा रहा, 6.8, 6.83, 6.8, मतलब टक्कर दे रहा है, बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे हालात में जब विश्व में अगर इतना उथल पुथल है, उसके बावजूद अगर युआन, अभी हम जैसे बात करते हैं कि रूस और चीन के बीच में, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि रूस और चीन के बीच में, क्योंकि ट्रेड लिमिटेड है, वो युआन में करना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि चीन उनको तकरीबन जो चाहता है वो करता है। वैसे ही अफ्रीका हुआ, आप देखते हैं यूरो है, वो भी टक्कर देता है। हम लोग ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहे थे बीच में, ब्रिक्स को लेकर के, लेकिन विश्व में जो भरोसा है, जो भी रिजर्व्स है, जिसने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि विश्व भर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी इससे इफेक्ट होगी, सोने चांदी के रेट्स इससे इफेक्ट होंगे, इस ऑयल सप्लाई, ऑयल डिमांड, ऑयल रेट्स, सब पे असर पड़ेगा। लेकिन दीप्ति जी, ये तो लगे दगे हमने ये भी देख लिया कि जंग में हर मुहाने पर इस दफा बात हुई है। रहा था करेंसी वॉर, वो भी हो गया। अभी तक हमने ऑयल पर लड़ाई देख ली, हमने स्ट्रेट्स पर लड़ाई देख ली, हमने न्यूक्लियर पावर को लेकर के तस्वीर देख ली, हमने यूरेनियम एनरिचमेंट देख लिया। इस कड़ी में अब एक और तस्वीर सामने आती है करेंसी को लेकर के। ये एंटी करेंसी वॉर के रूप में नहीं होता जा रहा है? नमस्कार ऋतु जी। ये शुरू से ही अगर हम देखें तो एंटी करेंसी वॉर तो अब बन गया है कि जिस स्थिति में अमेरिका आके खड़ा हो गया है। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, देखिए जो एक ग्लोबल ऑर्डर होता है, तो वो ग्लोबल ऑर्डर शुरू से ही अगर हम पूरा इतिहास उठा के देख लें तो हर 100 से 150 साल के बीच में बदलता है। जो आज हम यूएसए और डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह देख रहे हैं, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कायम हुई है। उससे पहले लंदन था, उससे पहले हमने पोर्चुगल, जर्मनी, हमने ये सारी कंट्रीज का वर्चस्व बनते देखा है और उनकी करेंसी को रिजर्व करेंसी बनते देखा है। और उसके बीच में हमने देवर इंटरमिटेंट पीरियड जहां हमने गोल्ड में भी सारी, जिसको हम गोल्ड एक्सचेंज पीरियड कहते थे। तो ये सारा का सारा मुद्दा ऋतु जी अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू यही होता है कि कौन सी कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कंट्री की तरह पोज करती है, जिसका सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है उसकी रिजर्व करेंसी से। तो ये जो सारी लड़ाई थी, ये शुरू से ही तेल को हथियाने की लड़ाई थी। जैसे वेनेजुएला पे कब्जा पा लिया तो लगा था कि ईरान पे भी जाएंगे और तुरंत इसको हम कब्जा लेंगे, लेकिन सारा खेल पलट गया। जिस टाइप से ईरान ने वापस असिमेट्रिक वॉरफेयर किया, जिस टाइप से ईरान ने वापस हमला किया, तो और चाइना का जो रोल उभर के आया बीच में, तो उससे सारी करेंसी की प्रॉब्लम आ गई। देखिए आज हम बोल दें कि एकदम डॉलर का वर्चस्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। युआन भी अभी वीक हो रहा था इस युद्ध के चलते डॉलर के प्रति, लेकिन डेफिनेटली बाकी करेंसीज के प्रति उसका रिलेटिव फॉल बहुत ज्यादा कम था। क्योंकि ये जो ईरान का जितना तेल है, देखिए चाइना ने अपने आप को इतनी खूबसूरती से प्लेस कर लिया। 2019 के बाद जब पूरे वर्ल्ड ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, चाइना वो कंटिन्यू करता रहा और अपना इतना रिजर्व्स उसने बिल्डअप कर दिया, उसी से ही फंडिंग कर करके ईरान ने अपने मिसाइल्स बना लिए। तो ये दोनों के लिए बड़ा ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था। उसके चलते जो स्ट्रेंथनिंग पोजीशन चाइना ने अपनी कर ली है, और अब भी अगर हम देखें ब्लॉकेड की बात हो रही है, ब्लॉकेड के दौरान भी पाकिस्तान एक डबल रोल ही खेल रहा है, उसका रोल नहीं समझ आ रहा। 43 शिप्स अभी तक अनुमान है कि ईरान से संबंधित होने के बावजूद, सैंक्शंस में होने के बावजूद 43 तकरीबन जहाज वहां से जो ईरानियन तेल से संबंधित हैं वो निकल चुके हैं। वहां पे कराची और ग्वादर, ईरान के चाबहार पोर्ट को क्रॉस करने के बाद कराची और ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसी पूरी स्थिति में पाकिस्तान वहां अपना खेल खेल रहा है, उसको पैसों की जरूरत है। यहाँ पे ईरान और चाइना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये युआन डेफिनेटली एक मात दे रहा है। इससे पहले भी अगर हम युद्ध से पहले भी देखें तो डॉलर को वीक करने के लिए, जो आप डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे, उसको वीक करने के लिए ऑलरेडी चाइना ने बहुत ज्यादा गोल्ड में अपनी रिजर्व्स बिल्डअप करने शुरू कर दिए थे। सेंट्रल बैंक सब ने गोल्ड की होल्ड लगा दी थी, जिसके चलते एक सवाल मेरा अभी और इस बीच रहता। दीप्ति जी, आपने बहुत क्लियर और बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ समझाया दर्शकों को कि इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है और कौन कौन सी वो कड़ी है जो इस नौबत पर आने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार भी है। मार्केट एक्सपर्ट रजनीश सर हमारे साथ कनेक्ट है। रजनीश सर, मुझे ये समझाइएगा, और जो दर्शक भी देख रहे हैं उनके अभी दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशल मैटर क्यों है।
ज़रा उन्हें आसान और सधे हुए शब्दों में एक लेमैन भाषा में समझाइएगा कि आखिर युआन और एक तरफ डॉलर, इन दोनों का कंपैरिजन जब हम करें इस लड़ाई को, आई मे बी एग्जैगरेटिंग, बट ये लड़ाई कितनी दिलचस्प हो जाती है ऑन दी एज ऑफ दिस वॉर दैट्स गोइंग ऑन इन ईरान। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोमिनेंस और मोनोपोली दोनों में फर्क होता है। हाँ। डॉलर की मोनोपोली डेफिनेटली चैलेंज हो रही है, पर डोमिनेंस खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी आज के टाइम में अगर हम देखें तो ग्लोबल रिजर्व का 57% लोग डॉलर में मेंटेन कर रहे हैं, जबकि युआन में 2% है। अगर युआन इतना ही चैलेंजिंग होता तो ये आंकड़ा युआन का 30 से 40% होता और डॉलर का जैसे 57-60% है। डॉलर एक टाइम हुआ करता था जो 70-80% होता था, वो घट के आज 57% तक हो गया है। किसी भी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, जैसा कि साथी पैनलिस्ट ने भी इस बात को जिक्र किया था। ट्रस्ट, फ्री कन्वर्टेबिलिटी और डीप फाइनेंशियल मार्केट। यूएस में एक डीप बॉन्ड मार्केट है, बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट है, जबकि जब चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो उनकी कैपिटल कंट्रोल्ड है। तो थोड़ी सी वहां पे ट्रस्ट का इशू है चाइनीज कंट्री का। और आप देखेंगे कि डॉलर, ये जब ये रशिया का लड़ाई हुआ यूक्रेन के साथ, तो वेस्ट ने उसके तकरीबन 300 बिलियन रिजर्व डॉलर फ्रीज कर दिए। तो ये जो फ्रीज करने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि अब डॉलर से हट के गोल्ड में और बाकी चीजें में जा रहे हैं। अभी इंडिया जो पहले मैक्सिमम 8 से 10% गोल्ड का रिजर्व हुआ करता था, अपना रिजर्व बढ़ा के 15% कर रहा है, क्योंकि हमें डर है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या हो जाए। अगर हम डॉलर रखेंगे तो डॉलर अगर कोई फ्रीज कर दे तो हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये कहने का ये मतलब है कि लोकल करेंसी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन भारत भी तो ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही करता है। अभी भारत ज्यादातर आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए भी कितना वक्त लगेगा और क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए? जी, हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में आरबीआई ने एक एक्सपोर्टर्स को एक सहूलियत दी थी कि आप आईएनआर में सेटलमेंट कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि आप एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उसकी फॉरेन करेंसी में आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए, लेकिन आरबीआई ने एक परमिट किया था यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए कि आप अपने बाहर के कंट्रीज के लिए आप उनको आईएनआर का एक विकल्प दे सकते हैं। तो जितनी जैसे रशिया है या चाइना है या इंडिया है, ये बहुत हद तक अब ग्लोबल करेंसी की से डॉलर से आईएनआर और अपने लोकल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। ये तो इनका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये ओवरनाइट खत्म हो पाएगा। इसमें तकरीबन डिकेड्स लगते हैं खत्म होने में। और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, आपसे जानकारी लूंगी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पर अहमद मस्तिकान सर से जानना चाहती हूँ। खान साहब, हमने देखा कि वेनेजुएला के केस में डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वहाँ पर भी उनके कुछ प्रॉफिट्स को लेकर अगर कहें तो सेल्फ प्रॉफिट लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो चीज़ें की, जो तस्वीर दिखाई, हॉस्टाइल बनाया, मादुरो को ले गए, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की, जो भी तस्वीर रही हो, उन्होंने ईरान पर भी एप्लीकेबल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मुँह की खा गए। और यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो युआन साबित हुआ। ये अगर आप लाइन सुनते तो आपको क्या इसका क्रक्स निकल कर समझ आता है? देखिए, नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो चीनी कहावतें हैं, इन चाइनीज़ की जो कहावतें हैं उनमें काफ़ी बहुत ज़्यादा विजडम होता है। उनकी एक कहावत ये है कि सद्भाव में ही सरमाया आता है। जहाँ सद्भाव होगा वहाँ सरमाया आएगा, और सद्भाव आपको जैसे मालूम है हारमनी। फिर वो कहते हैं कि बेसब्रे के दरवाजे में दौलत दाखिल नहीं होता है। तो ये जो बेसब्रा है उसका नाम आज डोनाल्ड ट्रंप है। आप देख रहे हैं कि भाई इनके बातें, इनके जो ये पोस्ट करते हैं, जिस तरीके से इनका बिहेवियर है, उसमें कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है। वो बिल्कुल ही एक टीनेजर, वो भी जो एक स्पॉइल्ड टीनेजर होता है, एक सुलझा हुआ टीनेजर नहीं, बल्कि एक गड़बड़ी जो टीनेजर है, उस किस्म के इन मौसूफ के बातें हैं। आप चाइना देखें, चाइना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाली सदी है
ये चाइनीज सेंचुरी होगी। हमारा चाइना के साथ थोड़ा शिकवा है, शिकवा नहीं, हमारी खास नाराजगी है, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही उन पंजाबी जिहादियों को जो हमारे सर पर बंदूक के साथ बलूचिस्तान पे मुसल्लत हैं और जिन्होंने आपके ही देश में इसी महीने में पिछले साल आके 26 बेगुनाह लोगों का खून बहाया था, उसके पीछे भी जाहिर है कि चाइना है। ये सारी तो बातें ये हैं अहमद मसीकान साहब, ये तो है ही जायज, लेकिन इस बीच कुलकर्णी सर मुझे ये समझाइएगा, ये पावर गेम है क्या इसमें? अगर हम पूरा इसे ड्रॉ करें, इस तस्वीर को दिखाए दर्शकों को, तो इसमें ये एक चीज नजर आती है कि इसमें डॉलर की दादागिरी है, इस जंग में चीन और युआन की चालाकी है स्विफ्टली मार्केट पर अपना दबदबा कायम करने की। तो क्या ये भी ग्लोबल शिफ्ट और डोमिनेंस चेंज को दिखाता है? देखिए, पूरे मार्केट में हर हमेशा आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप वही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको मालूम है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है वो मिलता रहेगा, तो आप वहां पे भी पैसा डालेंगे। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं ईरान और चीन की, ईरान और चीन के बीच में 10,000 किलोमीटर की ट्रेन है जो सीधी शंघाई से तेहरान आती है। तो अगर आज की तारीख में अगर ईरान और चीन व्यापार कर रहा है युआन में, क्यों कर रहा है? उसको मालूम है 400 अरब डॉलर का बिजनेस डील किसने साइन किया? चीन ने साइन किया। किसके साथ? ईरान के साथ। ये हम आपका तेल अगले 25 साल उठाएंगे, उसके लिए हम आपको 400 अरब डॉलर देंगे। और उसके लिए ईरान को क्या चाहिए? खाना पीना, दवाइयां, जो भी चाहिए वो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? 40% चीन में होता है। तो चीन उनको देता है और सस्ते में तेल उठाता है। तो ऑब्वियसली इट इज यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। इसमें चीन का भी फायदा हो रहा है, जबरदस्त फायदा हो रहा है, और ईरान का भी फायदा हो रहा है। वैसे ही रूस और चीन का है, तो ये वैसे ही अपनी साउथ अफ्रीका का और चीन का है, वैसे ही कंप्लीट अफ्रीका जिसमें इन्वेस्टमेंट चीन का है। तो हर कोई देखता है कि कहीं ना कहीं दोनों का फायदा। लेकिन विश्व में आज की तारीख में जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे पेट्रो डॉलर है, या वी हैव अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, हो सकता है कि धीरे धीरे करके वी हैव अ मल्टीपोलर करेंसी बास्केट जिसमें हर एक का, लेकिन जिस प्रकार से डॉलर का दबदबा है, आप डॉलर को आज की तारीख में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको मालूम है अगर आपके पास $100 पड़े हैं, उसकी कीमत बढ़ेगी आज भी और आज से 25 साल के बाद भी। लेकिन हो सकता है युआन की बढ़े ना बढ़े, जिस प्रकार से यूरो हमेशा तकरीबन आप देखिएगा, पाउंड स्टर्लिंग देखिएगा, इस सुएज क्राइसिस के बाद क्या हो गया यूके को। तो ये जो चीजें होती है, इस चीज को सऊदी का रोल इसमें कितना दिलचस्प लग रहा है सर? सऊदी का गेम प्लान आपको समझ आ रहा है? सऊदी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट OPEC का मेंबर है, और वो इस तरीके का पक्ष रखता है कि जल्दी से स्वैप किया जाए वरना युआन में शिफ्ट हो जाएंगे। दिस स्टांस, व्हाट डज दिस मीन टू यू सर? देखो, सऊदी अरेबिया और ईरान की दोनों की दुश्मनी थी। उस दोनों की दुश्मनी की मध्यस्थता किसने की? चीन ने मध्यस्थता की, ये कहकर के क्या, और सऊदी अरेबिया को लगने लगा था कि हो सकता है आप डॉलर से निकल करके युआन की तरफ जाए, चीन के साथ जाए, तो एक तरीके से टक्कर, यानी कि कुछ ये धमकाना नहीं, पर लेकिन हलचल मचाने की काबिलियत। पर अभी आपने देख लिया कि क्या हो गया कि सऊदी अरेबिया अपने आप को बचा नहीं पाया। तो सिक्योरिटी अगर GCC कंट्रीज को चाहिए तो कौन देगा उनको? अमेरिका ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। अमेरिका ने GCC कंट्रीज को ओबामा के इसमें तकरीबन $350 अरब के हथियार बेचे। ट्रंप ने उनको $500 अरब के हथियार बेचे। क्या उन्होंने ईरान के ऊपर फायर किया? उन्होंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया, उन्होंने ईरान के ऊपर फायर नहीं किया। ये क्या दर्शाता है? कि डर है उनमें कि वो किसी प्रकार से ईरान के साथ ऐसी दुश्मनी ना मोल ले ले कि बाद में उनका नुकसान हो, क्योंकि नजदीक है। बाकी देशों के लिए मिसाइल चाहिए, तो ये तो बगल वाले देश है, इनमें तो आर्टिलरी से भी उनका नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखेंगे, रॉकेट से भी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल को लेकर के। तो ये अल्टीमेट गेम प्लान है। जरूर ये इसमें कोई शक नहीं कि युआन अपने आप को स्टेबलाइज रखा हुआ है उसने पिछले 3 महीने की लड़ाई के बावजूद भी। लेकिन युआन को ये पाने के लिए मैं कहूँ कि अपना ट्रस्ट, टोटल ट्रस्ट डेफिसिट चीन के अंदर का आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो आज तक चीन तक रहा था। ये वाला कंड तो है, हमेशा इस्तेमाल जब भी हुआ ट्रस्ट डेफिसिट, ये हमेशा चीन के साथ यूज हुआ था कि उसकी चालाकियां इतनी ज्यादा है कि दुनिया उसके ट्रैप में फंस जाए। अखिल पाराशर जी, सवाल आपसे मेरा कि इस वक्त
इस उभार को जो कि हम युआन के पर्सपेक्टिव पर देख रहे हैं, ये आर्थिक तौर पर क्या एक नई क्रांति है या ये भी चीन की एक चाल है? ये इकोनॉमिक तौर पर एवोल्यूशन है क्या? देखिए, अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो अमेरिका का अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो ये इवन चाइना तो जो ग्लोबल साउथ, जो वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं, उनका भी मसीहा या उनका भी कि जी हम उनकी आवाज़ को विश्व पटल पर रखेंगे, इस तरीके से वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो अमेरिका है पिछले कई समय से उसकी जो हेगेमनी है, उसकी वो वर्चस्व जो है वो काफ़ी कमज़ोर भी होता जा रहा है। और जो चीन का जो प्रभाव है, उसका जो प्रभुत्व है, वो काफ़ी ऊंचा हुआ है। और जिस तरीके से जो वहाँ की क्या बोलेंगे, जो गवर्नर्स है वहाँ पर अमेरिका में, जो जो सरकार है या जो प्रेसिडेंट है, जिस तरीके से वो एक कहीं भी किसी भी एंगल पर या कहीं भी वो शिफ्ट कर जाते हैं, एक स्थिरता की तो कमी नजर आती है। ये तो स्विफ्ट अप्रोच, उसके अखिल जी आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये आप एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं कि चाइना और युआन अब एक अमेरिका का ऑल्टरनेटिव बन रहा है और दुनिया के सामने दिखाया है कि वो भी उस ताकत, उस दमखम को रखता है जो डॉलर के पास शायद हुआ करती थी और जिसकी आदत शायद दुनिया को लग गई थी। लेकिन सवाल मेरा ये कि ये सुपर पावर की रेस है या सिर्फ करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की रेस है? अरे ये ओवरऑल है, ये अगर मैं फ्रैंकली मैं अगर उसको बोलूं तो ये एक सुपर पावर की ही होड़ है। क्योंकि चीन जो है वो अब अमेरिका से आगे बढ़ने की, आगे निकलने की होड़ में, इवन कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो काफी हद तक करीब पहुंच चुका है। अभी उसने क्रॉस नहीं किया लेकिन करीब पहुंच रहा है। और जो उसकी जो तेजी है, उसकी जो गति है चीन की, वो बहुत तेज है। और वो अब बहुत जल्दी कुछ टाइम बाद वो कहते हैं विश्व की जो बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी वो बनने की तरफ है। जिस तरीके से चीन का जो कारोबार है, व्यापार है अन्य देशों के साथ, वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए चीन जो है वो हर लिहाज में, हर क्षेत्र में वो अमेरिका को टक्कर दे भी रहा है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। और वो हमें दिखाई भी दे रहा है और बहुत से देशों का वो विश्वास भी जीत रहा है। ठीक है, इसी विश्वास पर तो सवाल है और संदेह भी है कि आखिर इतना ज्यादा स्विफ्ट अप्रोच क्यों रखा जा रहा है। रजनीश जी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे जानूं तो क्या ये चीन की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट है? जी देखिए, ये जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस डॉलर में ट्रेड होने की वजह से यूएस को क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताऊं। अगर आपने देखा होगा कि कोविड के बाद यूएस ने बहुत सारे करेंसीज छापे हैं, अपने यहाँ पब्लिश किए हैं। और उसका अगर हम इंडिया में उतनी करेंसी छापे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और एक इकोनॉमी अपनी कोलैप्स भी हो सकती है अगर उस लेवल पे हम छापे तो। लेकिन चूंकि यूएस का सारा यूएस डॉलर में ही पूरा मार्केट है, ट्रेड भी यूएस डॉलर में होता है, बहुत सारे कंट्रीज हमारे पास तकरीबन 50 से 60% डॉलर का रिजर्व है हमारे पास। तो उनका क्या है कि ये डॉलर में वो पब्लिश करके और वहाँ कंज्यूम हो जाता है और लोकल करेंसी का ट्रेड तो हो रहा है। रशिया चाइना की बात करें तो युआन और रिबल में हो रहा है। अगर हम इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो हम रशिया से हम भी रूबल और आईएनआर की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स करेंसीज जो है, कंट्रीज जो है वो आपस में लोकल करेंसीज की डील कर रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी डॉलर का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑयल और कमोडिटीज के प्राइसेस सारे यूएसडी में ही अभी ट्रेड होते हैं। ग्लोबल डेट जो मोस्टली डॉलर डोमिनेटेड होते हैं, ग्लोबल डेट आज के टाइम में 348 ट्रिलियन है और जिसमें यूएस का 38 ट्रिलियन है। यूएस की इकोनॉमी थोड़ी वीक है लेकिन डॉलर की डोमिनेंस अभी बनी हुई है। युआन अभी बहुत पीछे है, अगर उसको आगे आना है तो उसको अभी कम से कम 10 साल लगेंगे। साथ ही ये मुझे बताइएगा दीप्ति जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि भारत का जो कॉल है और भारत का जो रणनीतिक इस वक्त जो पहलू है वो इस कदर नजर आता है कि हमारे चीन से व्यापार है, हमारे संबंध अमेरिका से भी है, मैक्सिमम ट्रेड हम डॉलर में करते हैं।
अब भारत का कॉल इसमें किस तरफ जाएगा? एक तरफ ओरिएंटेड रहेगा या हम अभी भी जैसे अभी न्यूट्रल है वैसे ही न्यूट्रल रहेगा? देखिए, भारत का जो अभी का स्टैंड है, और यही हम 2014 के बाद से एक पॉलिसी शिफ्ट देखते आए हैं कि भारत एक, पहले तो हम नॉन अलाइन थे ही जब कोल्ड वॉर एरा था, लेकिन अभी भी भारत केवल और केवल अपनी जनता के हित को सबसे ऊपर रखता है, लुकिंग एट वेयर वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम। जहां से, जैसे अब रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था तो उस दौरान हमने सस्ता तेल भी लिया, और भारत हर चीज, जैसे बात भी हो रही थी कि कितने वहां से शिप्स आ गए, कैसे आ गए, अभी भी जो है 43 शिप्स की मैं बात पहले भी कर रही थी, तो ये जो आ रहे हैं इसका डेटा ठीक है केपलर वगैरह के थ्रू आता है, लेकिन भारत इस समय अपने हितों को प्राथमिकता देता है, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को बिल्कुल मेंटेन करके चलता है, और उस चीज में उस कंट्री के साथ डील करता है जहां से उसका हित सबसे ऊपर है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें कि युद्ध से पहले जो हम अभी अमेरिका के साथ डील कर रहे थे, शायद कुछ टेक्निकल एरर है। अहमद मस्त खान सर का रुख करते हैं। खान साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि अभी दीप्ति जी ने भी कहा कि एक तरफ इंक्लाइंड होना किसी भी देश के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज एलाइड हमारे इंटेंशंस या हमारे जो व्यापार को लेकर तस्वीरों, हमारे कनेक्शंस हैं, वो चाइना के साथ भी है, वो अमेरिका के साथ भी है, डॉलर में हम ट्रेड करते हैं, हम व्यापार सबसे ज़्यादा चीन के साथ करते हैं। लेकिन इस बीच एक बात जो बहुत स्पष्ट, मैं एक लाइन में कहना चाहूँगी, हो सकता है कि इस युआन के उभार के साथ अमेरिका और डॉलर की चौधराहट तो थोड़ी कम हो रही है। ये देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि चाइना का इस साल ट्रेड सरप्लस $1 खरब ट्रेड सरप्लस रहा है, और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट खसारा वो 1.24% रहा है। तो चाइना को जो है वो आगे बढ़ रहा है, अमेरिका जो है वो पीछे जा रहा है। ये नंबर्स तो झूठ नहीं कहते ना जी, नंबर्स तो सब में ज्यादा। जो अमेरिका के खास इत्तेहादी थे, कनाडा ने कहा कि हम अमेरिका के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं, उनके मार्क कार्नी ने यह कहा। यूनाइटेड किंगडम के जो प्रीमियर हैं कियर स्टामर, वो ऑलरेडी बीजिंग जा चुके हैं। साउथ कोरिया के सदर ली जो हैं वो बीजिंग जा चुके हैं। वो जो है स्पेन के जो है सदर, वो भी जा चुके हैं। तो भाई देखे, पूरा शिफ्ट हो रहा है। मैं ये जो चाइनीज लोग कुछ बात करते हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस, मुझे वो बहुत ही पसंद है। सिर्फ बात यह है कि इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, $100 बिलियन है। अगर इस ट्रेड डेफिसिट को खत्म किया जाए, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, देखें अमेरिका के खेल में नहीं आना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, आपने देखा कि उस देश का कैसे मुंह काला है आज। इंडिया को उस लाइन पे कभी, मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया कभी उस लाइन पे ना जाए, या तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट रहे या चाइना से दोस्ती करे। चाइनीज को कहे आए, हमारे 13 पोर्ट्स है, इंडिया के पास 13 पोर्ट्स है, 13 एक नहीं है, 13 पोर्ट्स है, आए यहाँ पर हमें चिकन चाउमीन खिलाएं और हमारा मसाला डोसा खाएं, और दोनों ही खुश रहेंगे। मेरी तो यही तमन्ना है। शुक्रिया। ये जो आपने अर्ज़ किया, ये बहुत भारत के पर्सपेक्टिव पर तो आपने बता दिया, लेकिन अभी इस पर कितनी तस्वीर बनती है और चाइना कितनी सहमति रखता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है सर। इससे कोरिलेट चाइना भी तो करना चाहिए। कुलकर्णी सर, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा तो नहीं है दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डॉलर की आदत से हो गई है, और अगर मैं इससे 2 कदम आगे जाके आपसे सवाल पूछूं कि क्या अब इस आदत का ऑल्टरनेटिव दुनिया ने खोज लिया है, वो युआन की ताकत से दिख रहा है? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ, युआन जो है वो जो कंट्रोल्ड करेंसी, चाइना का कंट्रोल करेंसी है कि कुछ भी होएगा। अगर आपने, एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, अगर आपको पेन बेचना है और अगर आपने पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करना है पेन में, चाइना उस मैन्युफैक्चरर से पूछेगा आपने ये कीमत लगाई है, नुकसान कितना हो रहा है आपका। उसने कहा 2 युआन का नुकसान होता है, वो बोलेगा मैं आपको 3 युआन देता हूँ, पूरे मार्केट में ये पेन डालो, आप अपनी कीमत से बेचो पर मैं आपका नुकसान पूरा कर। अमेरिका इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है।
अमेरिका इज बिल्कुल ओपन। अगर आपको ट्रम्प के बारे में कुछ पता चल रहा है, ऊपर नीचे कैसा आदमी है, खोटा आदमी है, क्या बोलता है, और हम सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे क्या शी जिनपिंग क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है, क्या ईरान के अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम है। तो ये जो चीजें हैं, कंट्रोल इकोनॉमी जब हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, और इसको मार्केट में ओपन रखने में और एक तरीके से भरोसा पाने में बहुत साल लगते हैं। और वो जो है अमेरिकन डॉलर ने वो पाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, वही मतलब मैं कहूंगा कि क्या कह सकते हैं कि अमेरिकन भी उसी तरीके से फॉक्सी बिहेवियर, और चाइना का भी फॉक्सी बिहेवियर है। लेकिन विश्व का जो भरोसा है वो आज भी डॉलर के ऊपर है। यही कारण था कि किसिंजर ने निक्सन के वक्त सऊदी अरेबिया के साथ यही डील किया था, आप तेल बेचो। अभी भी अमेरिका क्या कह रहे हैं ईरान को, आप तेल बेचो, तेल बेचने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तेल आप बेचोगे किसमें बेचोगे, पेट्रो डॉलर में बेचोगे, डॉलर में बेचोगे। क्यों वो चाहता है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ प्रिंटिंग करेंसी, मतलब सिर्फ करेंसी प्रिंट करता है, उसके लिए कोई उसको कोलैटरल नहीं चाहिए। चीन क्या कर रहा है, सोना खरीद रहा है पूरे विश्व भर से कि भरोसा दिलाने के लिए विश्व को कि युआन का ऑल्टरनेट आज भी 25 साल के बाद भी आपको मिलेगा। पर वो जो भरोसा है, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। और कंट्रोल्ड इकोनॉमी पे शक रहता है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तो वो जो शक है और जिस तरीके से बिहेवियर है, चाहे ये कहना कि क्यों आज अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, किस प्रकार नहीं, तो इस क्लैश का असर क्या बहुत बड़ा रेपरकशन दुनिया को झेलना पड़ेगा क्या? रजनीश सर, टेक्निकली मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि युआन वर्सेस डॉलर, इसका दंश क्या आम आदमी की जेब पर, हम और आप जैसे लोगों पर भी पड़ने वाला है? क्या ये स्थिति भी आन पड़ेगी कि महामंदी की तस्वीर हम देखें? जी, इसको महामंदी कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी महामंदी में क्या होता है, डिप्रेशन में जब हम जाते हैं तो जीडीपी निगेटिव हो जाता है और बैंक्स फेल होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो जीडीपी है 2026 का जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो तकरीबन 3% के आसपास है। 2021 में ग्लोबल जीडीपी 6% के आसपास था। तो अभी ग्रोथ तो है, लेकिन इंजन स्लो हो गया है। और ये जो वॉर है, वॉर का असर हम तो अभी देख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये क्रूड 60-70 डॉलर का ट्रेड किया करता था, अभी $100 के पार चला गया है। और $10 अगर इंक्रीज होता है तो तकरीबन भारत के इकोनॉमी पे 1,60,000 करोड़ रुपए का असर पड़ता है। तो इम्पैक्ट तो ऑलरेडी है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसकी वजह से। और हम देखने में तो इसका इन लड़ाई कहीं और हो रहा है, इसका असर इंडिया में पड़ रहा है, ये देखने को तो मिल रहा है। लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहा है चाइना यूएस के करेंसी को। हाँ, लोकल लेवल पे लोग ट्रांजेक्शन्स अब लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, लेकिन दबदबा अभी भी यूएस डॉलर का है। आप कह रहे दबदबा अभी है यूएस डॉलर का, लेकिन उस दबदबे को क्या नेगेटिव ट्रैक पर ले गए डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से वो एक रेपरकशन के रूप में उभर रहा है और लोग ऑल्टरनेटिव जैसे कि युआन करेंसी की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। सवाल मेरा अखिल पाराशर जी आपसे है, चीन में चल क्या रहा है, क्योंकि आप वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है वो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इस वक्त हलचल क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने पूछा भी था दीप्ति जी से कि क्या सही रहेगा, भारत का किस तरफ स्टैंड सही रहेगा, न्यूट्रल रहना सही रहेगा या एक तरफ किसी भी करेंसी के इंक्लाइंड रहना सही रहेगा। और चीन के साथ जो अंदर खाने बैकएंड पर देखें तो काफ़ी विवाद है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसे सॉर्ट आउट करना कई दफ़ा एक सोल्यूशन के रूप में रखा भी गया है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस पर सोल्यूशन निकालकर आगे व्यापार को चीन के साथ बढ़ाना चाहिए भारत में। लेकिन अभी क्या वहाँ पर ऐसी कोई ज़मीन तैयार हो रही है कि भारत के खिलाफ ना जाकर भारत के साथ कुछ ऐसी डिप्लोमेसी बिल्ड की जाए? आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी। ओके। देखिए, चीन में इस समय जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है कि चीन, मैंने जैसे पहले भी बोला कि चीन सरकार का, चीन के प्रशासन का ये ऐसा मानना है या ऐसा कदम है कि अपनी करेंसी को मजबूत करने का और दुनिया के सामने ये दिखाना और ये बताना कि आप हम पर एतवार कर सकते हैं। और जो आज के टाइम में जो चीनी करेंसी है उसका दबदबा अब बढ़ रहा है, और जो अगर आप चीनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। देखो, चीन में ऐसा कहा जाता है कि वो अपना फायदा ना बताकर दूसरे का फायदा ज्यादा बताया जाता है।
तो इसलिए वो पूरी दुनिया में या जो जिनके साथ उनका व्यापार चलता है उनको वो यही चीज तरीके से बता रहे हैं कि अगर आप चीनी करेंसी में या लोकल करेंसी में हमारे साथ ट्रेड करेंगे तो इसमें आपका ही ज्यादा भला है। और चीन का ऐसा भी मानना है कि देखिए अगर वो ज्यादा से ज्यादा चीनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो उनको जो डॉलर जो रिजर्व जो है वो उतना ज्यादा रखने की उनको आवश्यकता नहीं होगी, और उन पर तो देखा जाए तो ये ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा चीन के लिए। तो इसलिए चीन का ये मानना है, और चीन इस तरीके की जमीन तैयार भी कर रहा है कि वो डॉलर को पूरी तरह से टक्कर दी जाए और एक अल्टरनेटिव करेंसी, वर्ल्ड की अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में उसको स्थापित किया जाए। उन चीजों पर वो ध्यान दे रहा है, और ट्रेड को भी वो और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो तमाम देशों के साथ वो अपना जो सेटलमेंट है वो आरएमबी में ही करता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज से 6 साल पहले उनका जो भारी जो ट्रेड होता था वो 15% युआन में होता था, लेकिन 2024 में ये डेटा है, चीनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, और 2024 में उनका 30% जो ट्रेड है वो अब चाइनीज करेंसी में होने लगा है। सवाल ये उठेगा फिर इसके बाद दीप्ति जी कि क्या दुनिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है युआन युग? एक्सेप्टेंस की नहीं है जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। सॉरी, पहले पावर कनेक्शन चला गया था। देखिए, बात यह है कि दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम भारत के प्रतिपेक्ष में भी देखें तो भारत ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारा अपना डॉलर रिजर्व को ले ऑफ किया है और उसको कन्वर्ट किया है गोल्ड रिजर्व्स में। तो ये धीरे धीरे सब कंट्रीज उसमें चल रही हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि डॉलर जहां अपना ही वर्चस्व खोता जा रहा है। जैसे कि रजनीश जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ओवरनाइट ये कभी भी नहीं होता है, लेकिन जब भी ये हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं या चेंजिंग रिजर्व करेंसी का देखते हैं, ये 8 से 10 साल के टाइम पीरियड का ही ड्यूरेशन होता है जिसमें ये होता है। तो धीरे धीरे जैसे अगर कंट्रीज को दिखना शुरू होगा कि अमेरिका का भी वर्चस्व नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो रिजर्व करेंसी है उसका वर्चस्व धीरे धीरे नीचे हो रहा है, तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट स्विचिंग टू दी ऑल्टरनेटिव करेंसी। और ऑल्टरनेटिव करेंसी के तहत इस समय अभी युआन ही दिख रहा है, युआन ही समझ में आ रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा सप्लाई चेन, इवन अमेरिका की तरफ की जो सप्लाई चेन है ऋतु जी, वो भी बहुत ज्यादा चाइना ने कंट्रोल की हुई है। अमेरिका के अपने हवाले से भी ये बयान आए थे कि हम वो गलती, जब ट्रेड डील की बात वो इंडिया के साथ कर रहे थे, वो नहीं करना चाह रहे इंडिया के साथ, वो दोहराना नहीं चाह रहे जो हमने चाइना के साथ दोहराई है। तो चाइना और अमेरिका का इस समय लव हेट रिलेशनशिप है, जो डॉलर और युआन का भी चल रहा है। तो कंट्रीज के पास ऑप्शन नहीं है। कंट्रीज ने जैसे धीरे धीरे गोल्ड एक्सचेंज से, पाउंड से अपने आप को मूव किया था डॉलर पे, वैसे वैसे धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो देखेंगे कि रिजर्व करेंसी चेंज हो रही है, तो दे विल आल्सो स्टार्ट स्विचिंग थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स और थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म्स। एक सवाल मेरा रजनीश जी से, उसके बाद आ रही हूँ अहमद मस्कान साहब। रजनीश जी, ये मुझे बताइएगा प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि खाड़ी देश भी कई ऐसा अप्रोच रख रहे हैं, वो चाहते हैं क्योंकि तेल मिल नहीं रहा है, हॉर्मूज बंद है, बाब अल मंडेब को लेकर हर दिन एक धमकी आ रही है, और वॉर के इस समय में, इस क्राइसिस के वक्त में इसका एड्ज लेने की कोशिश अभी चीन कर रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या दुनिया इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? अभी सारे ट्रेड तो लोकल करेंसी में हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स क्लियर है। 80% ग्लोबल ट्रेड अभी भी डॉलर में है, 57% जो वर्ल्ड का रिजर्व है वो डॉलर में है। हाँ, चाइना की जो करेंसी है उसमें थोड़ा ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि वो कंट्रोल इकोनॉमी है, तो उतना जल्दी हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते चाइनीज कंट्रीज पे। उनका जो फाइनेंशियल मार्केट है, जब यूएस का मार्केट हम अगर देखें तो उनका बॉन्ड मार्केट काफी बड़ा है, जबकि चाइना का पूरा कैपिटल कंट्रोल है। तो बहुत तेजी से मैं नहीं देख रहा हूँ कि सब लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं। हाँ, आपस में जो व्यापार होगा, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो लोकल करेंसीज में हो सकते हैं, जैसे रूबल और आईएनआर या युआन या रूबल, ऐसे हो सकते हैं। तो मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, आप कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ, बट डॉलर का डोमिनेंस तो अभी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 साल में रहेगा ही, आगे भी रहेगा। एक सवाल मेरा खान साहब आपसे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक पहाड़ रेडी किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, अमेरिका ने, डॉलर के नाम का, और हर चीज़ को अपने तरफ प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का, वो पहाड़ तो अब धराशायी होने के और अग्रसर हो रहा है,
क्योंकि compete करने के लिए अभी इतनी सारी तस्वीरें हैं। चाइना सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, युवान को ले लीजिए। अभी जैसा कि सर ने कहा, रजनीश जी ने भी बताया कि रीजनल तौर पर भी अलग अलग पिक्चर सामने आ सकती है, अलग अलग करेंसीज जो है वो भी मल्टीपोलर करेंसी यूसेज के रूप में सामने आ सकता है। अब क्या इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी आदत जो लगी थी वो आदत लोगों की छूटने वाली है डॉलर की? जी, आपका शुक्रिया। देखें, अमेरिकन डिक्लाइन जिसके बारे में अब से काफी सालों से बात चल रहा था कि अमेरिका डिक्लाइन पर है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका राइज नहीं कर रहा है, चाइना राइज कर रहा है, अमेरिका डिक्लाइन पर है, ये हकीकत है। आप देख ले, हमारे बड़े भाई कुलकर्णी साहब ने कहा कि भाई वो जो कुछ भी फरमाते हैं उसका कुछ ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो नहीं है। वो मौसूफ जो हैं रात के तारीखी में अपने आप को जीसस बना देते हैं और कहते हैं कि दुनिया में उम्दा तरीन शख्सियत जो हैं उनमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। तो भाई इस किस्म का अगर कोई सदर होगा तो उसके मुल्क का मईशत कहाँ जाएगा? मुझे आप बताएं। कॉमन सेंस की बात होती है ये, इस किस्म की बातों से, इस किस्म के पॉलिसी से और गैर जरूरी तौर पर जाके किसी मुल्क पे हमला करने से, आप ये कह रहे हैं कि जो चौधराहट अभी डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे दुनिया पर एक काबू और अपनी रिमोट कंट्रोल से दुनिया को चलाने के लिए, वो शायद अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और वो स्पष्ट रूप में सामने भी आ चुका है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। हालांकि ये चर्चा बहुत लंबी है, समय मेरे पास लिमिटेड ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।